हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिम और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज की इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, डॉक्टर हरीश गौड़ विश्वविद्यालय में 30 तारीख से ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और उससे रिलेटेड आज कई सारी नई इन्फॉर्मेशंस आई हैं। तो उनसे संबंधित वीडियो आपके लिए देना ज़रूरी था और उसमें कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशंस आई हैं और उसमें क्या है। तो बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, केवल काउंसलिंग से रिलेटेड जो शेड्यूल है, उसमें रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको और क्लैरिफ़ाई किया गया है और कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं, ठीक है? और जैसा कि आपको बताया गया था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि एनसीईटी, आईटीईपी की जो कट ऑफ लिस्ट है एंड काउंसलिंग की डेट्स हैं, वो भी रिलीज़ कर दी गई थी, तो वो भी आपने देख ली होगी, ओके? एंड सीयूटी वाले यूजी वाले बच्चों के लिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ यहाँ पर आई हैं। तो उनसे रिलेटेड क्या यहाँ पर नोटिस आए हैं, गाइडलाइंस हैं, तो उनको देख लेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये 28 तारीख है और यहाँ पर क्या-क्या इसमें आया है, तो नोटिस रिगार्डिंग यूजी एडमिशन एक नोटिस आया है, फिर गाइडलाइंस आया है यूजी बच्चों के लिए एंड इसके बाद एनसीईटी, आईटीईपी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आया है नोटिस। तो एनसीईटी और आईटीईपी ये 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? ये कॉरिजेंडम और गाइडलाइंस, ठीक है? तो ये आप देख लेंगे, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं अभी केवल बता रहा हूँ गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट काउंसलिंग ऑफ यूजी प्रोग्राम्स एंड नोटिस रिगार्डिंग यूजी एडमिशन 2025 एंड 26, ठीक। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनको देख लेते हैं क्या आया है नोटिस में और आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट काउंसलिंग ऑफ यूजी प्रोग्राम्स, तो इसमें क्या कहा गया है मैं आपको पूरा पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है? तो देखिए पहले में क्या लिखा हुआ, अप्लीकेंट्स कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग आर 2 और मोर 3 टाइम्स। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें ये लिखा हुआ कि इसमें जो स्टूडेंट्स वहाँ पर काउंसलिंग के बुलाए गए हैं, वो सीट्स से 2 गुने और 3 गुने बुलाए गए हैं, ठीक है? ये काउंसलिंग का तो हर बार का प्रोसेस है, ज़्यादा बच्चों को बुलाता है वो। तो इनका मतलब है कि ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है, तो बुलाने का मतलब ये ना समझें कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ओके? तो ये पहले पॉइंट में कहा गया है। दूसरे में कहा गया है, एडमिशन शैल शोरली बाय बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी मेरिट। तो ये कहा गया है कि सीयूटी मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, ओके? और बाकी सीट्स जो है वो आप देख सकते हैं ब्रोचर पर। Original copy of all mark sheets and certificates of all applicants will be examined and verified at the members by the members of the counseling committee before granting admission। तो ये कहा गया है कि सभी जो मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी ओरिजिनल कॉपी जरूर लेके आएँ और उनका एक फोटो कॉपी भी लेके आएँ, सब वहाँ पर चेक होगा, ओके? फोटो कॉपी जमा हो जाएगी और कुछ ओरिजिनल भी वहाँ पर जमा हो जाएगा, जैसे टीसीसीसी ये ओरिजिनल जमा हो जाता है, ओके? आगे क्या कहा गया, आफ्टर काउंसलिंग अ लिस्ट ऑफ एडमिटेड एप्लीकेंट्स इन ईच प्रोग्राम टू बी सेंड इन द एडमिशन सेल। मीन्स जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, फिर एक जितने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिल चुका होगा उनकी एक लिस्ट होगी, वो यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी, ठीक है? और इसके बाद ये कहा गया, द कंसर्न डीन ऑफ स्कूल इज competent authority to admit the applicant as per the instructions given in the admission brochure। तो ये वही है कि आपको एडमिशन दिया जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी एंड एज आदि को देखकर, ठीक है? रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? और ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फिजिकली चैलेंज एबल्ड differently abled persons and also 5% to widows, wards wives of the armed forces personnel, therefore they must be called first for admission। मीन्स जो जिसको आरक्षण मिलता है उनको पहले वहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसी, एससी, एसटी इनको भी आगे बुलाया जाता है, ठीक है? अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया, एडमिट एप्लीकेंट्स एज पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, चार्ट प्रिपेयर्ड बाय द एडमिशन सेल, अप्रूव्ड बाय द लाइसेंस ऑफिसर एंड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है? तो एडमिट एप्लीकेंट्स आर एज पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, तो उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो वहाँ पर देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट्स आपको मिलेंगी। ओबीसी कैटेगरी एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर विल बी ट्रीटेड एट जनरल। तो कह रहे हैं जो नॉन क्रीमी लेयर से नहीं होगा, मीन्स क्रीमी लेयर से होगा ओबीसी कैटेगरी कोई भी बच्चा, तो उसको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ओके? आगे कहा गया एप्लीकेंट्स हैविंग सप्लीमेंट्री बैकलॉग। तो जिसका भी बैकलॉग लगा है, मीन्स अगर कोई ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बाकी अगर आपको लगे तो मैं इसको समझा दूंगा बाद में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स shall be required to submit a latest and valid income certificate issued by competent authority। तो काउंसलिंग के टाइम पर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा किसको, एस सी, एस टी, ओ बी सी, एन सी एल एंड ईडब्ल्यू एस वाले स्टूडेंट्स को। और क्या कहा गया, ईडब्ल्यू एस कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी लेटेस्ट करेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ईडब्ल्यूएस को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ही होना चाहिए, ठीक है? आगे क्या कहा गया, अब देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि अगर ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों का पुराना है ना,
तो वो लेकर चले जाएँ, क्योंकि ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों के लिए स्पेशली कहा नहीं गया है, तो शायद आपको वो चल जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है नया वाला, पुराना ही है तो पुराना ही लेकर चले जाएँ, नया बनवा लें अगर बन जाए तो। अगर ना ही बन पाए तो लेकर उसको चले जाएँ, आपको वहाँ पर ओबीसी एनसीएल की तरह ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। आगे क्या कहा गया, इफ़ इनकम सर्टिफिकेट इज़ नॉट लेटेस्ट अंडरटेकिंग में बी गिवन बाय द एप्लीकेंट। अगर आपके पास लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट नहीं है देन वहाँ पर आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। कौन कौन लगा सकता है, बाय द एप्लीकेंट ऑफ एससी एसटी ओबीसी एनसीएल। तो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों के लिए ये छूट है कि अगर आपके पास लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं टू सबमिट बिफोर 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से पहले आपको जमा करना होगा। अंडरटेकिंग लगा देंगे तो आपको 31 अक्टूबर तक का समय मिल जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद एनसीसी एंड एनएसएस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा छूट दी है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर कितने कितने नंबर्स पर सभी सब्जेक्ट्स को देखा गया है, तो वहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। और इसके बाद एनसीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर छूट दी गई है, तो वो बात कही गई है। एनएसएस वालों के लिए छूट दी गई है, उसकी बात कही गई है। आगे देखें, और पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चों के लिए 5%, और इसके बाद कैलकुलेशन कैसे होगा ये आपको बताया गया है, ठीक है। आगे क्या कहा गया, द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मस्ट इंडिकेट द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन duly complete in all as respects endorsed by the concerned dean shall be forwarded to the admission cell। तो जिस दिन आपका एडमिशन हो जाएगा उसी दिन से आपके हर दिन गिने जाएंगे। अगर आप मान लीजिए 1 महीने बाद एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो कितनी फीस मिले जाएगी, 2 महीने बाद कराते हैं तो कितनी फीस आपको वापस मिलेगी। तो इस सब का अगर हम देखें तो वो सब तारीख किस तारीख से गिनी जाएगी, जब आपका एडमिशन हो जाएगा उस तारीख से, ठीक है। आगे, फॉर इक्वल सीटी स्कोर्स ऑफ 2 एप्लीकेंट्स फॉलोइंग सभी क्राइटेरिया डिसाइडिंग देयर म्यूचुअल रैंक्स। अगर कोई भी दो बच्चों के सेम सेम नंबर आ रहे हैं तो उनके बीच किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसके 12th में ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर 12th के मार्क्स ज़्यादा हैं, सॉरी 12th के मार्क्स इक्वल हैं, इफ़ इक्वल देन हायर इन एज, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी जिसकी कम होगी उसी के अकॉर्डिंग में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। आगे, एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एप्लीकेंट्स इन एडमिशन और मेंशन इन द यूजी एडमिशन। तो एज का रिस्ट्रिक्शन जो ब्रोचर बता दिया गया है। आगे क्या कहा गया है, नो अंडरटेकिंग इज अलाउड फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए कोई भी यहाँ पर अंडरटेकिंग नहीं लगा पाएंगे आप, ओके। हाउएवर अंडरटेकिंग फॉर नॉट बीइंग द सेम इन सेंट्रल फॉर्मेट में बी एक्सेप्शनली अलाउड। क्या कहा गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहा गया हाउ एवर अंडरटेकिंग फॉर नॉट बीइंग द सेम इन सेंट्रल फॉर्मेट। अगर आपका जो पेपर है वो सेंट्रल फॉर्मेट का नहीं है देन मे बी एक्सेप्शनली अलाउड। मीन्स एक्सेप्शनली अलाउड मीन्स कहा गया है अगर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का नहीं है, वो राज्य लेवल का है, देन आपको शायद वहाँ पर अंडरटेकिंग के लिए सुविधा मिल जाए, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो फिर तो आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। अगर राज्य का है देन आपको वहाँ पर कुछ दिन सुविधाएं तौर पर मिल जाएंगी। मीन्स आपको कुछ दिन का टाइम मिल जाएगा कि आप सेंट्रल लेवल का बनवा लें, ठीक है। अगर आपके पास राज्य का है तो उसको जरूर लेके जाएं वहाँ पर, ओके। कोई भी नहीं रहेगा आपके पास सर्टिफिकेट कैटेगरी का, देन आपको तो जनरल की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। अगर कोई भी सर्टिफिकेट है भले ही राज्य स्तर का हो तो उसको वहाँ पर दिखाएंगे तो शायद आपको वहाँ पर अंडरटेकिंग दे दी जाए, ठीक है। मीन्स आपको समय दे दिया जाए बनवाने के लिए, ठीक है। उस ड्यूरेशन में आपको बनाकर जमा करना होगा। आगे क्या कहा गया, नो केस रिलेटेड टू एडमिशन सेल बी रिफर टू एडमिशन सेल विच इज कवर्ड इन द एडमिशन ब्रोचर। तो इससे कोई मतलब है नहीं आपका, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। और एक नोटिस और आया है, नोटिस ये है कि 30 से 1 अगस्त के बीच आपकी काउंसलिंग होनी है, तो बाकी आप क्राइटेरिया चेक कर लेंगे। जो भी कट ऑफ से नीचे हो तो वो ना आए, कट ऑफ से ऊपर वाले ही आए, है ना। और कहा गया है 10 बजे होने वाली है तो उससे पहले आ जाएं, डिले ना करें, उसमें यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी नहीं होगी। और अराइवल ठीक समय पर करें। और बाकी तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कही गई है। ये आपकी 2 नोटिसेस थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी जो एनसीईटी आईटीपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आप लिंक दे देंगे तो आप चेक कर लेंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना जरूरी था। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। बाकी हम सभी यूनिवर्सिटीज कवर कर रहे हैं, BHU DU JNU AU BHU और डॉक्टर हरिसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश SNBGU और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर AMU और JMI, हम सभी यूनिवर्सिटीज कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहे, सीखते रहे। थैंक यू सो मच।